हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 11th का बायोलॉजी का टॉपिक सूक्ष्म नलिका, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सूक्ष्म नलिका। तो स्टार्ट करते क्लास को। सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूब्यूल्स डी रॉबर्टीज और फ्रांची ने सबसे पहले जंतु कोशिका के अंदर इन सूक्ष्म नलिकाओं को देखा। जंतु कोशिका में सबसे पहले सूक्ष्म नलिकाओं को देखने का जो श्रेय है वो रॉबर्टीज और फ्रांची को दिया। पादप कोशिका के अंदर पोर्टर ने सबसे पहले देखा। उसके बाद बात करें कि उपस्थिति यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य के अंदर गोल नलिकाकार अशाखित खोखली बेलनाकार संरचनाएं पाई जाती है जिनका व्यास लगभग जो है 25 नैनोमीटर होता है। इन संरचनाओं को सूक्ष्म नलिकाएं कहा जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ये नलिकाएं स्पाइरल रूप से व्यवस्थित होती हैं। ये नलिकाएं सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित होती हैं और इसमें दो संरचनाएं पाई जाती हैं, दो इकाइयों की बनी होती हैं, एक अल्फा और एक बीटा। दो उप इकाइयां इसके अंदर पाई जाती हैं, इनसे मिलकर बनी होती है। और इन प्रत्येक इकाई के एक चक्कर के अंदर 13 मॉलिक्यूल होते हैं, 13 नलिकाएं होती हैं। ये 13 नलिकाएं हैं, इनसे मिलकर के अल्फा एक उप इकाई बनी है और इन्हीं 13 से मिलकर के बीटा उप इकाई बनी है। इनमें ये 3 कॉमन है और बाकी अलग है। इस तरह से ये अल्फा और बीटा उप इकाइयां मिलकर के माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण करती है। ये जो अल्फा और बीटा उप इकाई हैं, ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन की बनी होती है। अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती हैं और ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है, इनके बहुलीकरण से सूक्ष्म नलिकाओं का निर्माण होता है जो कि लंबी बेलनाकार अशाखित संरचना के रूप में व्यवस्थित होती है। तो ये है इस सूक्ष्म नलिका की संरचना। उसके बाद देखते इसके कार्य क्या होते हैं, क्या काम ये सूक्ष्म नलिका करती है। तो कार्य की बात करें, सबसे पहला कार्य है इसका कोशिका की संरचना बनाए रखना। माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है सूक्ष्म नलिकाएं, ये कोशिका की संरचना बनाए रखती हैं, उसके अंदर का जो साइटोस्केलेटन होती है उसको बनाए रखती है। दूसरा काम होता है इसका तार्क केंद्र का निर्माण। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये तार्क केंद्र का निर्माण भी करती है। ओके, उसके बाद तीसरा इसका काम है पादप कोशिका में तर्कु तंतुओं का निर्माण करना। हम जानते हैं कि जंतु कोशिका के अंदर तार्क केंद्र उपस्थित होता है और उससे कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतु का निर्माण होता है। पादप कोशिका के अंदर तार्क काय नहीं पाया जाता है, इसलिए उस पादप कोशिका में तर्कु तंतुओं के निर्माण का काम सूक्ष्म तंतुओं के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है पादप कोशिका में विभाजन के अंदर सहायता करती है। जब पादप कोशिका विभाजित होती है, उसका कोशिका द्रव्य विभाजित होता है तो उसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, उसमें गोल्जी का सहायता करता है। उसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल्स भी उसके ऊपर जमा होकर के उस सेल प्लेट निर्माण के अंदर सहायता करती है। और पांचवा इसका कार्य है कशाभिका और पक्षमाप का निर्माण करना। कशाभिका और पक्षमाप का जो निर्माण है वो भी इसी सूक्ष्म नलिका के द्वारा किया जाता है। ओके, तो ये है सूक्ष्म नलिका की संरचना और उसके कार्य। उसके बाद आगे हम देख रहे हैं पक्षमाप और कशाभ की संरचना और कार्य। आगे हम पढ़ रहे हैं सीलिया और फ्लैजिया के बारे में, कशाभ और पक्षमाप के बारे में क्या होते हैं देखते इसको। तो पादपों में शैवाल, कवक, फर्न और कुछ जिम्नोस्पर्म्स के युग्मकों व कुछ एक कोशिकीय जंतुओं में गति के लिए कुछ कोमल संरचनाएं पाई जाती हैं और इन्हीं कोमल संरचनाओं को कशाभिका या पक्षमाप कहा जाता है। ये संरचनाएं, तो इनमें गति के लिए पक्षमाप और कशाभिका पाए जाते हैं। इसकी उत्पत्ति आधारीकरण से होती है, इसके नीचे बेसन ग्रेन्यूल होता है, उससे इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है,
बात करें लंबाई की तो सिलिया की जो लंबाई है, पक्षमाप की लंबाई ये 5 से लेकर के 20 माइक्रोमीटर तक होती है और पेशाब की लंबाई जो है वो 100 से लेकर के 200 माइक्रोमीटर तक होती है। दोनों की संरचना लगभग समान होती है। कशाबिका की और पक्षमाप दोनों की संरचना लगभग बराबर होती है, एक जैसी होती है। सिर्फ इनमें गति में और इनके आकार के अंदर ही परिवर्तन होता है, उसमें डिफरेंस होता है, बाकी लगभग समान इनकी संरचना होती है। कशाबिका जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती है। यदि कशाबिका के ऊपर साइड में यहाँ पर पार्श्व रोम उपस्थित होते हैं, कशाबिका पर पार्श्व रोम उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार की कशाबिका को कुर्च कशाबिका कहा जाता है, कुर्च कशाबिका कहते हैं। और यदि वो नेकेड है, उसके ऊपर कोई पार्श्व रोम नहीं है, तब उस कशाबिका को चाबुक कशाबिका कहा जाता है। ओके, तो 2 प्रकार की कशाबिका है, चाबुक कशाबिका और कुर्च कशाबिका। इसमें अगर पार्श्व रोम उपस्थित है तो कुर्च कशाबिका और नहीं है तो चाबुक कशाबिका। सीलिया जो होते हैं, सीलिया एक जैसे होते हैं, इनके ऊपर कोई कशाबिका ये पार्श्व रोम वगैरह नहीं होते हैं, ये सिर्फ प्लेन होते हैं और सारे एक जैसे ही होते हैं। ओके, उसके बाद बात करें इसकी संरचना की कि कशाबिका की संरचना कैसी होती है, कशाबिका किस प्रकार की होती है। तो कशाबिका की जो संरचना होती है, इसकी संरचना के अंदर 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है शाफ्ट, दूसरा भाग होता है इसका आधारीकरण और तीसरा भाग होता है मूलिका। 3 संरचनाओं से मिलकर के बनी होती है। शाफ्ट जो होता है ये कशाबिका का जो बॉडी से बाहर निकला हुआ भाग होता है, बॉडी से बाहर निकला हुआ जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उससे बाहर निकला हुआ भाग जो होता है ये कशाबिका कहलाता है। कशाबिका के अंदर इसका जो निर्माण है वो सूक्ष्म नलिकाओं से होता है और सूक्ष्म नलिकाएं जो है इस तरह से इनकी व्यवस्था होती है। केंद्र में 2 सूक्ष्म नलिकाओं को घेरे हुए ये 9 जो सूक्ष्म तंतु जो है वो पाए जाते हैं। 9 सूक्ष्म तंतु जो है वो केंद्रीय 2 सूक्ष्म तंतुओं को घेरे हुए रहते हैं और ये डबलेट की फॉर्म के अंदर होते हैं। परिधीय तंतु है ये डबलेट की फॉर्म के अंदर होती हैं और ये सूक्ष्म तंत्रिकाओं की सूक्ष्म नलिकाओं की संरचना यही होती है जो हमने पहले देखी है। इसमें अल्फा और बीटा 2 उपइकाइयां होती हैं, जिसमें इसमें 13 जो है नलिकाएं होती हैं जो मिलकर के इनका निर्माण करती हैं। तो ये दोनों ये वाली संरचना जो है ये वाली संरचना होती है, ठीक है। तो इस तरह से 9 बाहर परिधि की ओर है और 2 जो है वो केंद्र में होती हैं। शाफ्ट की अनुप्रस्थ काट में ये संरचना दिखती है और इस संरचना को इस व्यवस्था को 9+2 अरेंजमेंट कहा जाता है। तो ये जिनका सीलिया या फ्रेजिला का 9+2 अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसमें जो ये जो इसके सूक्ष्म नलिकाएं हैं, इन सूक्ष्म नलिकाओं से जो है बाहर की ओर जो है कुछ तंतु निकले रहते हैं, कुछ सेतु निकले रहते हैं जो आसपास के जो डबलेट होते हैं उनसे जुड़े रहते हैं। इनको जो है अंतराद्विक सेतु कहा जाता है जो समीपवर्ती द्विक से जुड़े रहते हैं। और एक जो है इसमें ये अरियत सेतु होते हैं जो कि इसको केंद्रीय क्रोड से जोड़े रखते हैं। तो इन अरिय सेतुओं की सहायता से ये परिधीय तंतु जो है केंद्रीय क्रोड से या केंद्रीय शाफ्ट से या केंद्रीय आच्छद से जुड़े रहते हैं और बाहर वाले जो है आपस में जो है अंतरादिक सेतु के द्वारा जुड़े रहते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है ये, इसके ऊपर झिल्ली पाई जाती है, तो ये जीव द्रव्य इसके अंदर पाई जाती है। बीच में 2 सूक्ष्म नलिकाएं होती है। उसके बाद बात करते हैं इसके दूसरे भाग की, आधारीकरण जो होता है। आधारीकरण के अंदर इसमें ये बीच वाली जो केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं नहीं होती हैं, सिर्फ इसमें परिधीय जो नलिकाएं होती हैं यही पाई जाती हैं। तो केंद्र में नलिका न होने के कारण इनकी जो व्यवस्था है वो 9+0 होती है। आधारीकरण के अंदर जो नलिकाएं हैं, सूक्ष्म नलिकाएं, इनकी व्यवस्था 9+0 होती है, जबकि शाफ्ट भाग के अंदर इसकी व्यवस्था 9+2 होती है, ठीक है। तो ये इसकी इस संरचना के बारे में है कि जो सीलिया और फ्लैजिला है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, ठीक है। उसके बाद आगे हम देख रहे हैं कशाबिका और पक्षमाप के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, क्या इनमें अंतर होता है। तो
तो सबसे पहला डिफरेंस है कि कशाबिका कोशिका के सिरे पर उपस्थित होती है। देखिए जैसे ये हमने संरचना देखी थी जीवाणु की, जीवाणु के सिरे पर जो है कशाब उपस्थित था। तो इस तरह से ये सिरे पर उपस्थित होते हैं कशाब, और पक्षमाप जो होते हैं ये पूरी सतह पर उपस्थित होते हैं, सतह के चारों ओर उपस्थित होते हैं। तो ये देखिए ये संरचना है, ये पैरामीशियम की संरचना है और इसकी सतह के ऊपर पक्षमाप पाए जाते हैं। तो इस तरह से पूरी सतह के ऊपर ये पक्षमाप पाए जाते हैं, पूरी सतह के ऊपर उपस्थित होते हैं। तो ये पक्षमाप है और ये कशाबिका है। तो ये चारों ओर उपस्थित होते हैं कोशिका के, और ये वाले एक ही सिरे पर उपस्थित होते हैं। दूसरा डिफरेंस है कि कोशिका के अंदर कशाब की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ये 4 तक हो सकती है, लेकिन पक्षमाप की संख्या जो है वो 100 से लेकर के हजारों के अंदर होती है। ठीक है, तो बहुत अधिक संख्या के अंदर ये पक्षमाप उपस्थित होते हैं। तीसरा डिफरेंस है कि कशाबिका जो होती है इसकी गति लहर के समान होती है। तो इस तरह से लहर के समान गति होती है। एक कशाब है तो उसमें लहर के समान गति होती है, पहले सिरे से चलती है और फिर आगे इस तरह से चलती रहती है। लेकिन जो पक्षमाप होते हैं ये घड़ी के पेंडुलम की तरह जो है एक मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करते रहते हैं। ठीक है, तो ये इनकी गति के अंदर अंतर है। उसके बाद होता है कि जो कशाब होते हैं इनकी गति स्वतंत्र होती है। कशाब जो होते हैं इनकी गति स्वतंत्र होती है, लेकिन जो पक्षमाप होते हैं इनकी गति जो होती है वो एक लय के अंदर होती है। तो इस तरह से गति होती है इनकी ऐसे, यानी पहले आगे वाला पक्षमाप चलेगा, फिर उसके पीछे दूसरे वाला, फिर उसके पीछे दूसरे वाला, फिर उसके पीछे। तो इस तरह से एक लय के अंदर इनमें गति होती है। जबकि कशाब जो होता है वो एक ही होता है, तो वो स्वतंत्र रूप से गति करता है। उसके बाद बात करें लंबाई की, तो लंबाई जो है वो कशाबिका जो होती है वो ज्यादा लंबी होती है। उसकी साइज हमने देखी थी लगभग 100 से 200 माइक्रोमीटर थी, तो इसकी लगभग एवरेज जो है वो 150 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। जबकि पक्षमाप छोटे होते हैं तो इसकी साइज जो है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर तक होती है। फिर कशाबिका जो होते हैं ये चिकने या खुरदरे प्रकार के होते हैं। ये हमने देखे थे कशाबिका के 2 प्रकार थे, एक कुर्च कशाबिका जिसको खुरदरे कशाबिका कहा जाता है, और दूसरे नगन या फिर जिसको चापू कशाबिका कहते हैं वो चिकने कशाबिका कहलाते हैं। जबकि पक्षमाप जो होते हैं ये सारे एक जैसे होते हैं, इनके अंदर कोई प्रकार नहीं होता है। तो ये है कशाबिका और पक्षमाप में डिफरेंस, कशाबिका और पक्षमाप के अंदर अंतर है। इसके बाद है इसके कार्य, कशाबिका और पक्षमाप के क्या कार्य है। तो कार्य इनका सिर्फ एक ही है, गति करना। कशाबिका जो होते हैं इसका मुख्य कार्य गति होता है। कशाबिका का मुख्य कार्य गति करना होता है, और पक्षमाप का मुख्य कार्य जो है वो गति, पदार्थों का परिवहन और अभिगमन करना होता है। तो ये इनके कार्य है। ओके, इसके बाद आगे हम देख रहे हैं झिल्ली रहित कोशिकांग, राइबोसोम। नेक्स्ट टॉपिक अपना राइबोसोम्स। राइबोसोम कोशिका, झिल्ली रहित कोशिका। इससे पहले जो कोशिका हम पढ़े हैं वो सारे एकल झिल्ली से परिबद्ध कोशिका थे, ये झिल्ली रहित कोशिका है। राइबोसोम की खोज जो है रॉबिन्सन और ब्राउन ने की। इन्होंने सेम की जड़ों की कोशिकाओं के अंदर जो है राइबोसोम को सबसे पहले देखा। 1953 की बात है ये, और इसी टाइम पर पेलाडे ने भी जंतु कोशिका के अंदर राइबोसोम को देखा। अगर हम इसकी खोज की बात करें तो खोज में पेलाडे का नाम ही आता है कि राइबोसोम की खोज पेलाडे ने की थी। राइबोसोम जो है ये झिल्ली रहित गोलाकार आरएनए व प्रोटीन से मिलकर बना हुआ, आरएनए व प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों कोशिकाओं के अंदर ये पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोट कोशिका में भी पाए जाते हैं। यूकैरियोट कोशिका में हरितलवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में और अंतःप्राद्रवी जालिका के ऊपर, इन सभी जगह पर ये पाए जाते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं इनका जो नामकरण है इनके अवसादन गुणांक के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है 70S राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम जो है ये आकार के अंदर थोड़े छोटे होते हैं और 2 उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। इनमें 2 इकाइयां होती है, एक 50S होती है और दूसरी
30 S होती है। 50 S यानी 50 स्वेद वर्ग यूनिट और 30 यानी 30 स्वेद वर्ग यूनिट। तो इनसे मिलकर के बने होते हैं और ये प्रोकैरियोट कोशिकाओं में, यूकैरियोट कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें दूसरा ATS राइबोसोम, 80S राइबोसोम दूसरे प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ये आकार के अंदर थोड़े बड़े होते हैं और ये 60S और 40S, 60 और 40S उप इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। ये यूकैरियोट कोशिका के अंदर ही मिलते हैं। यूकैरियोट कोशिका में कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरे हुए और अंत प्रद्रवी जालिका जो होती है, खुरदरी अंत प्रद्रवी जालिका, उसके ऊपर लगे हुए पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद में है जो इसकी दोनों इकाइयां हैं, राइबोसोम की दोनों उप इकाइयां हैं, उनमें से जो बड़ी उप इकाई है वो आकृति में गुंबदाकार होती है, डोम शेप होती है, गुंबदाकार होती है, और छोटी उप इकाई जो है वो अंडाकार टोपी के समान होती है। दोनों उप इकाइयां जो है उनका आपस में संयोजन और वियोजन, उनका आपस में जुड़ना और अलग होना जो है ये मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता के अकॉर्डिंग वो जुड़ते और अलग होते हैं। और सामान्य अवस्था के अंदर ये दोनों उप इकाइयां एक दूसरे से अलग अलग रहती हैं, एक दूसरे से सेपरेट रहती हैं। लेकिन जैसे ही mRNA आता है, mRNA जो है आता है सूचना लेकर के, तो उस mRNA पर दोनों उप इकाइयां जुड़ जाती हैं और जुड़ करके कंप्लीट राइबोसोम का निर्माण करती है। एक mRNA पर कई सारे राइबोसोम जो है एक श्रृंखला में जुड़ जाते हैं, तो इस स्थिति को पॉलीराइबोसोम्स या बहुराइबोसोम कहा जाता है। पॉलीराइबोसोम या बहुराइबोसोम्स कहा जाता है। तो यहाँ इस डायग्राम में तो देख सकते हैं ये राइबोसोम की संरचना है। ये ऊपर व्हाइट कलर के अंदर है, ये इसकी छोटी उप इकाई है, और नीचे ब्लू कलर के अंदर इसकी बड़ी उप इकाई है, और दोनों उप इकाइयां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें राइबोसोम के कार्य की, तो राइबोसोम का एक ही कार्य है, प्रोटीन निर्माण करना। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया होती है, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया राइबोसोम के ऊपर होती है। तो एक ही काम है इसका, राइबोसोम का प्रोटीन निर्माण करना। ओके, तो ये है राइबोसोम की संरचना और उसके कार्य के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9166664948। ओके, धन्यवाद।